नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी 2021 यानी कि वो दिन जिस दिन सरकार हम सबका प्यारा बजट लेकर पहुंची पार्लियामेंट में। बजट सुनने में बहुत ही भारी भरकम सा शब्द लगता है और हम में से ज्यादातर लोग ये अज्यूम कर लेते हैं ये बजट हमें समझ नहीं आने वाला। तो आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूं बजट का एक सिंप्लीफाइड डिटेल्ड वर्जन लेकर, और मुझे उम्मीद है बजट को डिटेल में समझने के लिए मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बजट का डिटेल्ड एनालिसिस। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए ये बजट पेश किया गया है वही खाते पे। अब ये वही खाता कोई बुक या कोई कॉपी नहीं है, ये वही खाता नाम दिया गया है एक डिजिटल टैबलेट को। जी हाँ दोस्तों, इस बार हमारा बजट किसी कॉपी पर लिखा या प्रिंट नहीं किया गया, बस डिजिटली एक टैबलेट में फीड करा गया है। इससे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये टैबलेट भी मेक इन इंडिया था। और निर्मला सीतारमण जी को एक बहुत बड़ी मुबारकबाद। ये बजट की स्पीच उनकी अभी तक की सबसे शॉर्टेस्ट बजट स्पीच बन गई है, 1 घंटा और 5 मिनट। तो चलिए इस बजट को क्लासिफाई करते हैं 7 सेक्टर्स में। हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट और टैक्सेस। तो आइए इस बार के सबसे इंपॉर्टेंट माने जाने वाले हेल्थ सेक्टर के बजट को डिक्लासिफाई करते हैं। हेल्थ सेक्टर को इस बार ग्रांट किए गए हैं 2,23,846 करोड़ रुपए। और सरकार की माने तो सरकार कह रही है कि यह बजट पिछली बार के हेल्थ बजट से 137 गुना ज्यादा है। पिछली बार का हेल्थ बजट था 72,000 करोड़ रुपीस और इस बार का है 2,23,846 करोड़ रुपए। और हेल्थ सेक्टर की जो की हाइलाइट्स हैं वो है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसको ग्रांट किए गए हैं 64,000 करोड़ रुपए, जो कि वो यूज करेगी 6 सालों में। यानी कि पर ईयर की जो कॉस्ट होगी वो होगी 10,000 करोड़ रुपए। और ये 10,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे हम सबकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। उसके लिए सरकार बनाएगी अर्बन रूरल हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, यानी कि गांव और शहरों में बनाए जाएंगे हॉस्पिटल्स सिंपल भाषा में। और इंटीग्रेटेड पब्लिक लैब्स एस्टैब्लिश की जाएंगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा फंड्स ग्रांट किए जाएंगे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यानी कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को। इसके अलावा बायोसेफ्टी लैब्स लेवल 3 की एस्टैब्लिश की जाएंगी, जहां पर सेफ्टी प्रिकॉशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करेगी। वायरोलॉजी की स्टडी के लिए, यानी कि वायरसेस के बर्थ, म्यूटेशन और उनसे होने वाले डिजीजेस और उसके क्योरमेंट को स्टडी करने के लिए पूरे इंडिया में सरकार 4 इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश करेगी वायरोलॉजी के लिए। अब इससे हम देख सकते हैं कि सरकार ने इस बार काफी फार साइटेडनेस दिखाई है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सरकार ग्रांट कर रही है 35,000 करोड़ रुपीस वैक्सीनेशन के लिए। इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को ग्रांट किए गए 60,000 करोड़ रुपीस। हम सबके न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूट्रिशन को दिए हैं 2,700 करोड़ रुपए। अब इस हेल्थ सेक्टर के बजट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, ऑपोजिशन से भी और कई बड़े इकोनॉमिस्ट से भी। उनका मानना है कि सरकार ने इसमें इंक्लूड किया है फाइनेंस कमीशन के 49,000 करोड़ रुपीस की ग्रांट्स को, पर इस वक्त सरकार ने उसे 2,23,846 करोड़ रुपए में मिला लिया है। इसके बाद जो इसका सेकंड क्रिटिसिज्म आता है वो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के बजट को हेल्थ सेक्टर में इंक्लूड करना। अब इसका तीसरा क्रिटिसिज्म, वैक्सीनेशन की वन टाइम कॉस्ट को भी सरकार ने इस बजट में इंक्लूड कर दिया है, यानी कि 35,000 करोड़ रुपीस। अब इकोनॉमिस्ट की माने तो इन कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, इनको अलग रखना चाहिए। तो फिर ओरिजिनल जो हेल्थ सेक्टर के बजट की कॉस्ट है वो है 79,000 करोड़ रुपीस और पिछली बार की कॉस्ट थी 72,000 करोड़ रुपीस, यानी कि सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा। और वैक्सीनेशन पे भी एक और बहुत बड़ी उंगली उठाई जा रही है कि अभी तक की जो सबसे चीपेस्ट वैक्सीन है उसकी कॉस्ट है 400 रुपीस पर पर्सन, जिसमें से 2 डोजेस लगेंगी। और इतनी कॉस्ट से तो सिर्फ 50% इंडिया ही वैक्सीनेट हो पाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि अगर फ्यूचर में और ज्यादा फंड एलोकेशन की जरूरत पड़ी वैक्सीनेशन के लिए तो वो और फंड एलोकेट करेंगी। पर दूसरी साइड पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज का भी ये कहना है कि हो सकता है फ्यूचर में वो इस कॉस्ट को और बढ़ा दें, यानी कि वैक्सीनेशन
और महंगी हो सकती हैं। चलिए अब बजट के अध्याय को समाप्त करते हुए बढ़ते हैं एग्रीकल्चर बजट की ओर। तो एमएसपी में सरकार ने कुछ चेंज नहीं किया। एमएसपी का क्राइटेरिया वही है 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे फार्म यूनियंस और फार्म लीडर्स बहुत नाराज हैं। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था 1 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें सरकार ने इनवाइट किया था स्टार्टअप्स को, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स को कि वो आए, इस पैसे को यूज करें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाने के लिए, कोल्ड स्टोर डेवलप करने के लिए। पर अब इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसका फायदा एपीएमसी मंडीज भी उठा सकती हैं, यानी कि वो भी अपने कोल्ड स्टोर डेवलप कर सकती हैं और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को भी वो डेवलप कर सकती है। इस समय हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने ये चीज इंट्रोड्यूस इसलिए की है कि वो फार्मर्स को ये इंश्योर करना चाहते हैं कि एपीएमसी मंडी बरकरार रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। अब एक चीज जो लोगों के टेंशन का कारण बनी हुई है वो है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एक टाइप का टैक्स होगा जिसका जितना भी पैसा आएगा, जितना भी रेवेन्यू वो लाएगा, वो सारा एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाएगा। अब ऑलमोस्ट हर चीज पर ये सेस एप्लीकेबल होगा, पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, एप्पल्स और भी बहुत सारी चीजों पर ये सेस एप्लीकेबल होगा। अब इस सेस के एप्लीकेबल होने से बहुत ज्यादा रूमर्स फैलने शुरू हो गए हैं कि ऑलमोस्ट हर चीज का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल 2.5 रुपए महंगा हो जाएगा, डीजल 4 रुपए महंगा हो जाएगा। इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि वो मानते हैं कि उन्होंने सेस अप्लाई किया है, पर दूसरी तरफ उन्होंने एक्साइज ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज को कम कर दिया है। अब ये स्टेटमेंट 50% सच है और 50% झूठ भी है। पेट्रोल के केस में क्या हुआ, उन्होंने कहा है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटीज और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज है उसको कम कर दिया गया, जिससे पेट्रोल के दाम एकदम नेग्लिजिबल बढ़ेंगे। पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके प्राइस बढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फोन्स और उसके स्पेयर पार्ट्स, चार्जर्स, सोलर इन्वर्टर्स एंड लैंटर्न्स, कॉटन, रॉ सिल्क और सिल्क यार्न, पल्सेस, इन सब के प्राइस बढ़ेंगे। और जिन चीजों के प्राइस कम होंगे वो है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, शूज, पैलेडियम। अब इससे स्टेट भी काफी दुखी है, क्योंकि जो सेस है उसका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सीधा जाता है सेंटर के खाते में, इसमें स्टेट का कोई हिस्सा नहीं होता था, जबकि एक्साइज ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज में कुछ % हिस्सा स्टेट का होता था। इस एआईडीसी यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने जो बेसिक नेसेसिटीज थी उसको महंगा कर दिया है और जो लग्जरी थी उसको सस्ता कर दिया है। और जैसा कि सरकार रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, पर दूसरी साइड पर इस सेस के लगने की वजह से सोलर इन्वर्टर्स और लैंटर्न्स महंगे हो रहे हैं। अब देखते हैं इसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट निकलता है। तो ये है एग्रीकल्चर बजट की डिटेल्ड एनालिसिस। अब बढ़ते हैं आगे सोशल सेक्टर की ओर। तो बजट स्पीच को छोटा करने के चक्कर में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एमजी नरेगा का मेंशन करना भूल गई। एमजी नरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें हर रूरल एरिया में 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट सरकार प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसको कुछ बजट एलोकेट नहीं किया, पिछली बार की तरह ही 73,000 करोड़ रुपीस एमजी नरेगा स्कीम को एलोकेट किए गए हैं। पर कई सोशल एक्टिविस्ट इससे नाराज हैं। वो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सरकार इस बार इस एरिया में ज्यादा एलोकेशन करेगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो माइग्रेटरी लेबर है वो वापस अपने गांव आ गई और उनके पास कोई काम करने को नहीं था। और वो ये भी उम्मीद लगाए हुए थे कि सरकार 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट को 150 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट कर देंगी, पर ऐसा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी चीज सोशल सेक्टर में जो आती है वो है सरकार एक पोर्टल लॉन्च करेगी गिग वर्कर्स, बिल्डिंग वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। अब जिन लोगों को नहीं पता गिग वर्कर्स क्या होते हैं, गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनको उनके काम के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं, जैसे कि ओला ड्राइवर्स, उबर ड्राइवर्स। और पोर्टल का मतलब है एक ऐसी वेबसाइट जो कि उनको अगली वेबसाइट्स तक कनेक्ट करेगी। अब सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें पर्टिकुलरली गिग वर्कर्स, बिल्डिंग वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रिलेटेड स्कीम्स, उनके इंश्योरेंस और उनके रिलेटेड और चीजों को इस पोर्टल में इंक्लूड किया जाएगा। इस पोर्टल से सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड की जो उनका विजन था उसको अचीव करना चाहती है कि जो ये वर्कर्स है ये अपने आप को इधर रजिस्टर करें और इन फ्यूचर अगर जैसे ये माइग्रेट करते हैं, सपोज एक बिहार का वर्कर आके दिल्ली में सेटल होता है, वहां उसे काम मिलता है, तो
उस आदमी को नया राशन कार्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसी राशन कार्ड पर अपने हिस्से का राशन दिल्ली में ले पाएगा और उसकी जो बाकी फैमिली जो बिहार में ही रह रही है वो अपने हिस्से का राशन बिहार में ही ले पाएंगी, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है। सरकार ने कहा है मिनिमम वेजेस अब हर सेक्टर पे एप्लीकेबल होंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एजुकेशन बजट में सरकार ने थोड़ी सी रिडक्शन कर दी है। पिछले साल ये बजट होता था 99,500 करोड़ रुपीस, इस बार सरकार ने इसे कम करके कर दिया है 93,000 करोड़ रुपीस। दूसरी तरफ सरकार ने एससी पर खर्चे जाने वाले पैसों को 50% बढ़ा दिया है, जिसमें एक स्कीम आती है नेशनल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अब हमारी नई नवेली यूनियन टेरिटरी यानी कि लद्दाख को मिलने वाली है आजादी के 73 साल बाद उसकी पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कल्चर मिनिस्ट्री को सरकार ने इस बार पिछली बार के बजट से 15% कम अलॉट किया है, यानी कि 15% की गिरावट की है। ये मिनिस्ट्री का बेसिकली काम होता है हमारे एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करना। वुमेन और चाइल्ड एम्पावरमेंट स्कीम्स पर भी सरकार ने इस बार थोड़ी सी रिडक्शन कर दी है। इस वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं जैसे मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, पोषण 2.0। तो ये है सोशल सेक्टर की डिटेल्ड एनालिसिस। अब बढ़ते हैं आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। हमारे देश की लाइफलाइंस हाईवेज को डेवलप करने के लिए सरकार ने दिए हैं 1,18,101 करोड़ रुपए। अब ये बजट यूटिलाइज किया जाएगा एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ हाईवेज को मेंटेन करने के लिए और कुछ नए हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए तमिलनाडु में, केरला, वेस्ट बंगाल और असम में। इसके अलावा हमारे देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज के लिए सरकार ने दिए हैं 1,10,000 करोड़ रुपए। इससे रेलवेज अचीव करेगी आत्मनिर्भर भारत मिशन और फ्यूचर रेल को डेवलप किया जाएगा टिल 2030। फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए फ्रीट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा और इसके अलावा एक्सपेंशन की जाएगी पब्लिक बसेस की और इंट्रोड्यूस की जाएंगी मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज टायर 2 सिटीज में विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसमें कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का होगा, कुछ हिस्सा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का होगा। कोस्टल एरियाज में 5 फिशिंग हार्बर्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा। इनमें आएंगे कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट। सीवीड पार्क गवर्नमेंट बनाएगी तमिलनाडु में। अब ये सीवीड बहुत ही काम की चीज है। सीवीड एक तो बहुत न्यूट्रिशियस होती है खाने में और दूसरा ये एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखती है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में और पानी को साफ करने में सीवीड्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। एनवायरनमेंट को साफ करने की सरकार ने एक और बड़ी पहल ली है, हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनवायरनमेंट को और ज्यादा साफ करने के लिए और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में 20 साल से पुराने पर्सनल व्हीकल्स और 15 साल से पुराने कमर्शियल व्हीकल्स को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा और अगर वो फिटनेस टेस्ट वो पास कर जाते हैं इसके बाद ही वो सड़कों पर चल पाएंगे। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइंस पहुंचाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट इस और डाइवर्ट कर दिया है। अब करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी यहीं पर खत्म और बढ़ते हैं इकोनॉमी की ओर। इकोनॉमी के सेक्टर में सरकार ने अपना सबसे बड़ा मोटिव रखा है फिस्कल डेफिसिट को कम करना। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, मतलब आमदन से ज्यादा खर्च होना, इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है कि उसने फिस्कल डेफिसिट को काफी ज्यादा स्टेबल रखा है, पर अभी पिछले कुछ महीनों में ये फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ गया है और ये आ गया है 9.5% ऑफ जीडीपी तक। अब ये फिस्कल डेफिसिट सरकार की माने तो इसलिए बढ़ा है क्योंकि सरकार ने इस दौरान सिर्फ खर्च और खर्च ही किया है, उसको कोई रेवेन्यू नहीं मिला, कोई टैक्स नहीं मिले। तो इसलिए इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को 9.5% से 6.8% पर लाने का मोटिव रखा गया है और जो आइडियल फिस्कल डेफिसिट होता है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो है 3% ऑफ जीडीपी। अब ये फिस्कल डेफिसिट को सरकार कैसे कम करेगी? जाहिर सी बात है अपना रेवेन्यू बढ़ाकर। अब रेवेन्यू सिर्फ 2 जगह से बढ़ाया जा सकता है, या तो सरकार आपके ऊपर टैक्स चार्ज करे, आपसे और ज्यादा टैक्स ले, या तो सरकार अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को बेच दे। अब इस बजट की बहुत बड़ी राहत है कि सरकार ने आम आदमी के ऊपर कोई ज्यादा टैक्स नहीं लगाए, एग्जिस्टिंग टैक्स चलते रहेंगे। पर सरकार को फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, इसके लिए वो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को बेचेगी, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा गया है। और इस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है कि पूंजीपतियों के हाथ देश बेच दिया है, सूट बूट की सरकार है। इस वक्त इन एसेट्स को बेचना बहुत ज्यादा जरूरी है
और सरकार इसमें उन एसेट्स को बेचेगी जो कि एकदम आइडल हैं या जो सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे, उल्टा लॉस का कारण बन रहे हैं। जैसे कि अगर एक रेलवे की कोई खाली जमीन पड़ी है, सरकार उसे बेच देती है तो उससे सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वो जो आइडल एसेट था अब वहां कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, उस एसेट को खरीद लेगी या तो लीज पर लेगी। लीज पर लेगी तो सरकार को कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स के बाद पैसा आएगा, और एक बार खरीद लेगी तो सरकार को एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी आएगी। अब वहां पर कुछ बनेगा, वहां से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और वो बिल्डिंग टैक्स सरकार को भरेगी। इससे सरकार को तो इंटर्न फायदा ही हो रहा है। अब सरकार ने निश्चय किया है कि वो 2 पब्लिक बैंक्स को और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बेच देगी, और तो और एयर इंडिया को बेचने की डील और आईडीबीआई बैंक को बेचने की डील भी कंप्लीट कर दी जाएगी। इसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। अब ये एक टेक्सटाइल पार्क बगीचा नहीं है जहां पर टेक्सटाइल के फूल उगते हो, यहाँ इंडस्ट्री सेट होंगी जो कि इंडिया की टेक्सटाइल को इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाएंगी। एफडीआई की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर में, जिससे कि इंटर्न इंश्योरेंस सस्ती हो। इसके अलावा सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत ज्यादा फोकस दिया है, जिसके कारण एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड लाने की प्लानिंग कर ली गई है, जिसमें कंबाइन कर दिए जाएंगे सेबी एक्ट, डिपॉजिटर एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के रूल्स को, और बनाया जाएगा एक इन्वेस्टर चार्टर। अब किसी को भी बिजनेस करना है इंडिया में तो एक चार्टर पढ़ ले और बिजनेस के उसे सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में काफी ज्यादा अच्छा होगा। एनआरआईज को सरकार ने इनवाइट किया है कि वो इंडिया में आए और इंडिया में बिजनेस करें। उनको 1 पर्सन कंपनी खोलने का लाइसेंस सरकार देगी। 1 पर्सन कंपनी मतलब एक इंसान होगा, वही उस कंपनी का सीईओ होगा, चीफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होगा, और बाद में अगर वो कंपनी ग्रोथ करती है तो उसका टाइप चेंज करवा सकता है। और इसमें सरकार ने एक और छूट दी है कि पहले एनआरआईज को कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश करने से पहले इंडिया में 6 महीने रहना पड़ता था, और अब उसकी लिमिट को कम करके 4 महीने कर दिया गया है। अब सरकार के द्वारा गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम को भी रेगुलेट किया जाएगा। अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है सरकार का, जो कि है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में सरकार ने डिसाइड करा है कि जिन कंपनी का टर्नओवर 50 लाख से कम है और उन पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी मतलब उनसे कोई अमाउंट मिसयूज हो गई है या कुछ और हो गया है, उस मामले को वो खत्म कर देंगे। वो कंपनी को कहेंगे चलो हम भी भूल जाते कि ऐसा कोई डिस्प्यूट तुम पर चल रहा था और तुम भी भूल जाओ, और इससे उनको और इंकरेजमेंट मिलेगी, बिजनेस करने के लिए उन्हें और ज्यादा करेज मिलेगी इंडिया में। तो ये है इकोनॉमी के कुछ बहुत ही क्रूशियल सेक्टर्स पर डिटेल्ड एनालिसिस। अब बढ़ते हैं फाइनल सेक्टर टैक्सेस पर। तो इस बार की टैक्स स्लैब पिछली बार की तरह ही सेम रही है, कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, 75 ईयर्स के ऊपर सीनियर सिटीजन्स को एक छोटा सा सरकार ने उपहार जरूर दिया है कि जिन सीनियर सिटीजन्स का गुजारा होता है सिर्फ एक पेंशन से और उस पेंशन पे आ रहे इंटरेस्ट से, और उनका एक बैंक अकाउंट है, उनको आईटीआर फाइल करने से राहत दे दी गई, यानी कि वो कोई इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल करे। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, पर इस गिफ्ट में एक छुपी हुई चीज है कि इनकम टैक्स तो फाइल करना ही पड़ेगा। अगर उनकी इनकम टैक्सेबल है तो उनका इनकम टैक्स बैंक अकाउंट में पहुंचने से पहले ही कट जाएगा। तो ये है महा बजट का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।